हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो एफटीएक्स के अराउंड मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, बहुत ओवरडोज है कंटेंट। आपको यूट्यूब पे भी मिल रहा है, ट्विटर पे भी मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एफटीएक्स के बारे में जब पता लगेंगी तो आप हिल जाओगे। क्योंकि मैंने जब ये कल पढ़ी तो मैं हिल गया, मतलब मुझे डर लगने लगा है। मतलब डर इस लेवल का लगने लगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनीज आज से पहले फेल नहीं हुई है, या कंपनीज आज से पहले बर्बाद नहीं हुई है, या कंपनीज आज से पहले ऐसा नहीं है कि बैंकरप्ट नहीं हुई है। आज से पहले भी कंपनी बैंकरप्ट हुई है, आगे भी फ्यूचर में होती रहेंगी। लेकिन वो बैंकरप्सी कुछ और तरीके की होती कि मतलब कंपनी कोशिश कर रही थी और वो हो गया, उसका प्रोडक्ट फेल हो गया, या उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फेल हो गई, या उसकी पर्टिकुलर कोई एक्विजिशन फेल हो गई, या कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, या उनसे वो संभल नहीं पाया। इस तरह का कि बैंकरप्सी आज से पहले हमने सुनी है, ठीक है, कि कुछ गलतियों की वजह से वो बैंकरप्ट हुई। यहाँ पे गलती नहीं थी, यहाँ पे सरासर एक आदमी की नीयत खराब थी, और उसने पूरी की पूरी कंपनी को जिस तरीके से 32 बिलियन यूएस डॉलर की किसी टाइम पे कंपनी वैल्यू करती थी, इतनी बड़ी कंपनी की मिसमैनेजमेंट का केस ये पहली बार ये हिस्ट्री में आया है कि किस तरीके से एक इतनी बड़ी कंपनी को, जिसके अंदर गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए थे, मतलब सिंगापुर गवर्नमेंट के पैसे, कैनेडियन पेंशन फंड जिसके अंदर इन्वेस्टेड था, जो कि 8-8 महीने की रेकी करी, 8-8 महीने की उन्होंने ड्यू डिलिजेंस करी एफटीएक्स के अंदर पैसा लगाने से पहले, वो भी फेल हो गए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किस बात की करी। जब इतने बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जो थे, जब ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये किस तरीके की ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आज सवाल ये भी बहुत बड़ा पैदा हो गया है कि अगर एफटीएक्स के अंदर इतने लूप होल्स निकले, उसके बावजूद कंपनीज ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, काफी सारे फंड्स ने इन्वेस्ट किया, काफी सारे वीसीज ने इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, तो सवाल ये भी बड़ा पैदा होता है कि फिर ये और जो कंपनीज हैं उनमें कैसे इन्वेस्ट करते होंगे। क्या उनमें भी ये बिना देखे इन्वेस्ट करते होंगे? क्या उनके अंदर भी ये ऐसे ही आंखें बंद करके इन्वेस्ट करते होंगे? क्योंकि एफटीएक्स के अंदर जो खुलासे हुए, ये दिल दहला देने वाले खुलासे हैं। मतलब ये आपको एकदम शॉक के अंदर डाल देते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो ये सेंट्रल एंटिटीज हैं, ये कितनी मिसमैनेज्ड है, और ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। अभी हमने पीछे सेल्सियस को देखा, वॉयजर को देखा, हमने और बहुत सारी कंपनीज को देखा। वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे भी चीजें फॉल हुई, लेकिन वहां पे जो मैनेजमेंट थी, जिस तरीके से वो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड था, राइट, और ओवर लीवरेज का केस था। यहाँ पे तो एक आदमी की नीयत ही खराब थी। सैम बैंकमैन फ्रीड की जो नीयत है, वो बिल्कुल खराब थी, जिस तरीके से उसने चीजों को मिसमैनेज किया। तो अभी मैं आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इस बात पे कि उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की है। बैंकरप्सी क्या होता है बेसिकली, कि जब कंपनी सक्षम नहीं होती है अपनी डेट को, अपनी लाइबिलिटीज को वो पे ऑफ नहीं कर सकती, तो वो बैंकरप्सी फाइल करती है। तो बैंकरप्सी का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो डिक्लेयर करती है कि अब एक बैंकरप्सी चैप्टर 7 होता है, एक चैप्टर 11 होता है। चैप्टर 7 के अंदर वो कहती है कि जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो भी मेरी एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट कर दिया जाए, और लिक्विडेट करके जिसके पैसे देने उनको पैसे दे दिए जाएं। तो वो होती है चैप्टर 7, जिससे मेरे को अब काम नहीं करना है, ये कंपनी अब आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो चैप्टर 7 के अंदर बैंकरप्सी फाइल कर दी। चैप्टर 11 के अंदर बैंकरप्सी जब आप फाइल करते हो, तो आप इसलिए फाइल करते हो कि कंपनी उस ओके ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस चलते रहते हैं, कंपनी एग्जिस्टेंस पे रहती है, लेकिन जो उसका डेट है, उसकी जो लाइबिलिटीज है, उसको रिस्ट्रक्चर, उसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है। तो बैंकरप्सी 11 के अंदर एफटीएक्स ने अपनी चैप्टर 11 के अंदर अपनी बैंकरप्सी को फाइल किया है। लेकिन जो 30 पेजों का ये जो बैंकरप्सी है, इसका एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ कि उसके अंदर कितने दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। और सबसे पहले मैं इसकी वीडियो की शुरुआत इस बात से भी करूंगा कि ऐसा नहीं कि बैंकरप्सी कोई पहली बार हुई है। अगर आप देखें तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें लार्जेस्ट बैंक्रप्सी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज ऑफ जून 2022, सबसे बड़ी लीमन क्राइसिस की थी, 691 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड की थी, फिर वॉल्टकॉम की थी, जनरल मोटर्स की थी, पैसिफिक गैस की थी, एनरॉन की थी। एनरॉन की आपने सुनी होगी 2001 में, जिसको काफी सारी मार्केट इसके बाद डाउन हो गई थी। अगर हम इसकी देखें तो समवेयर इन द रेंज ऑफ 11 टू 50 बिलियन यूएस डॉलर के बीच में अगर इसको हम आंकें, तो आप ये देखो, ये क्राइसलर के आज
आस-पास यहाँ पे एफटीएक्स फ़ॉल करेगा। अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब टॉप 10, टॉप 11 जो बैंक्रप्सीज़ हैं आज तक यूएस में, उसमें एफटीएक्स फ़ॉल करता है। तो आप सोचो कि ये बैंक्रप्सी कोई छोटी-मोटी बैंक्रप्सी नहीं है। एफटीएक्स का केस कोई छोटा-मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है, राइट? अब इस बैंक्रप्सी के अंदर ये जो ट्विटर हैंडल है इसने बहुत अच्छे से इसको एक थ्रेड डाला है। मैं इस थ्रेड को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि बैंक्रप्सी के अंदर आखिर क्या निकल के आया, क्या खुलासे हुए, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका दिल दहल जाएगा लिटरली। अगर आप देखो तो एक नंबर 1 पे क्या है, क्या निकला है कि एम्प्लॉइज सबमिटेड एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट ओवर चैट। मतलब एम्प्लॉइज जो थे वो चैट के ऊपर अपने एक्सपेंसेस को सबमिट करते थे। आप कैन यू इमेजिन किसी भी कंपनी के अंदर जब फॉर्मेट्स होते हैं, जब आपको एक्सपेंस भरने होते हैं, जब आपने जैसे कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उससे कोई खर्चा हुआ है, तो या तो वो ऑनलाइन भरता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर ऑनलाइन भरे जाते हैं, या वो कोई फॉर्म भरता है। लेकिन यहाँ एफटीएक्स के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, वहाँ पे एक्सपेंस चैट के ऊपर डाले जाते थे, और चैट के ऊपर कोई भी एक रैंडमली कोई मैनेजर जो था उन्हें एक्सेप्ट कर लेता या रिजेक्ट कर लेता था, और साथ में कोई इमोजी भेज देता था। तो ये यहाँ पे खुलासा हुआ है कि द डेटर्स डिड नॉट हैव द टाइप ऑफ disbursement control that I believe are appropriate. So employees of FTS Group submitted payment request through an online chat platform, राइट? तो ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एक्सपेंस सबमिट होते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं कि कितना एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ। एक खुलासे के अंदर ये पता लगा है कि इस बैंक्रप्सी के अंदर के अलामेडा ने सैम बैंकमैन फ्रीड को 1 बिलियन यूएस डॉलर का पर्सनल लोन दिया है। मतलब अपनी ही कंपनी में पहले अलामेडा को पेरेंट कंपनी बनाया, पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट पे एफटीटी टोकन डाला, एफटीटी टोकन भी खुद का, फिर एफटीटी टोकन को वहाँ बैलेंस शीट पर डाल के एलामेडा की वैल्यूएशन बनाई, उस वैल्यूएशन के बेसिस पे बहुत सारा लोन लिया, फिर लोन लेने के बाद अपने आप को पर्सनल लोन दिलवा दिया। मतलब आप सोचो कि एलामेडा रिसर्च ने सैम बैंकमैन फ्रीड को 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया, और कोई मिस्टर सिंह है कोई, उसको भी 543 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया। और तो ये कहीं ना कहीं शेयर मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड था। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो लिखा है कि वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स वर केप्ट। जितने भी डिसीजंस थे वो चैट पे होते थे, और चैट इस तरीके से वो प्लेटफॉर्म डिजाइन होता था कि कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद वो मैसेज डिलीट हो जाते थे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कंपनी के अंदर जैसे रिकॉर्ड होते हैं, मेंटेन होते हैं, यहाँ किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, और जो चैट थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप वो डिलीट हो जाती थी। और अगर हम आगे देखें तो कंपनी की 32 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी की कभी भी कोई बोर्ड मीटिंग नहीं। इतनी बड़ी कंपनी की टाइम टू टाइम एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं जिसमें डायरेक्टर्स मिलते हैं और आगे के चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कैसे कंपनी चलेगी। लेकिन यहाँ कभी भी किसी भी टाइम पे कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। ये एक बड़ा खुलासा है। उसके बाद एफटीएक्स के पास कोई कैश मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। मैनेजमेंट के पास कोई आइडिया नहीं था कि कितना कैश किसके पास पड़ा है, कितना हमारे हाथ में है। और जैसे आपके और कंपनीज के अंदर एक पूरा कैश मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है, एफटीएक्स के केस में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे ये पता लग सके कि कैश कितना है कंपनी के पास और किस तरीके से कैश है वो मैनेज हो रहा है। और अगर हम चले आगे चले तो एफटीएक्स के ये भी नहीं पता कि उनके कितने एम्प्लॉयज थे, कहाँ पे बेस्ड हैं, क्या उनकी लोकेशन है, कैसे उनको सैलरी मिलती थी। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है कि काफी सारे एम्प्लॉयज जो थे वो फेक थे, वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन कंपनी में खर्चा दिखाने के लिए कुछ फेक एम्प्लॉयज को रखा हुआ था, और काफी सारे एम्प्लॉयज एग्जिस्ट ही नहीं करते, और जो करते भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से कंपनी चल रही थी। यहाँ तक कि जो कॉरपोरेट फंड्स थे, जो जो कंपनी के फंड थे, उनसे रियल एस्टेट खरीदा जा रहा था, मकान, विलास वगैरह खरीदे जा रहे थे, और इनके अंदर कंपनी के नाम, इनके एम्प्लॉयज के और एग्जीक्यूटिव के नाम पे ये खरीदा जा रहा था। तो जस्ट आप इमेजिन करिए। और आप यहाँ पे सबसे बड़ी ये देखिए कि बैलेंस शीट के ऊपर देखिए क्रिप्टो एसेट्स हेल्ड एट फेयर वैल्यू। तो आप सोचो कि एफटीएक्स के पास सिर्फ $1,000 का क्रिप्टो था
बाकी यूज़र का जितना भी फंड था वो अलामेडा रिसर्च के अंदर था, और अलामेडा आपके जो उनकी पेरेंट कंपनी थी वो अपने हिसाब से उस पैसे को स्पेंड कर रही थी। एफटीएक्स के ऊपर सिर्फ $1000 का ही क्रिप्टो उनके पास पड़ा था, यहाँ पे ये बताया है। आप सोचो कि आपका सारा का सारा क्रिप्टो जो था वो आप अलामेडा को दे रहे थे, आपको लगता था आप एफटीएक्स में जमा कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो अलामेडा के पास जा रहा था, और अलामेडा उसको अपने ही तरीके से यूज कर रही थी, और अलामेडा भी इसी की कंपनी थी और एफटीएक्स भी इसी की कंपनी थी। उसके बाद आप ये देखो कि कंपनी किस तरीके से जो सैम बैंकमैन-फ्रिड है वो इर्रेगुलर स्टेटमेंट्स पब्लिक में डालता था, यहाँ तक कि उसने इस तरीके के वर्ड्स भी बोले हैं, एफ वर्ड, रेगुलेटर्स दे टेक एवरीथिंग वर्ड्स, और इस तरीके की ऐसी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम मार्केट के अंदर उसने जारी करी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना ज़्यादा ये कितना डरावनी स्थिति है कि एक बैंक्रप्सी के अंदर हमने ये देखा कि जब चैप्टर 11 की बैंक्रप्सी जब फाइल हुई उसके अंदर जो 30 पेजेस के अंदर ऐसे खुलासे हुए हैं कि बहुत ही स्केरी सिचुएशन है। और ये स्केरी सिचुएशन हमें ये बताती है कि हमें किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी, किसी भी एक्सचेंज क्रिप्टो पे आप यकीन नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम हो, चाहे वो बाइनेंस ही क्यों ना हो। आप अपने फंड के खुद जिम्मेदार हैं, आपको अपने फंड्स के खुद ही उसको you are responsible for that. If you're trusting somebody in crypto, you should rather be very careful. And not just that, ये हमें ये भी बताता है कि ये स्पेस बहुत ही अभी रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए और भी सतर्क होने की ज़रूरत है और ध्यान से चलने की ज़रूरत है। क्रिप्टो के अंदर सेल्फ कस्टडी को आपको ज़रूर सीखना चाहिए। सेल्फ कस्टडी आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि आप डे 1 पे सीख जाएँगे, एफर्ट करना पड़ता है, और मैं कहता हूँ कि आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको सीखने के लिए अगर आपको एफर्ट डालना भी पड़ता है, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। टाइम इन्वेस्ट करें, अगर आपको क्रिप्टो में रहना है, लंबे समय के लिए रहना है, तो सेल्फ कस्टडी को आपको सीखना चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो जिस तरीके से ये रेगुलेशन है नहीं, जिस तरीके से ऐसे इश्यूज, ये कोई आखिरी इशू नहीं था, आने वाले वक्त में भी आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, लेकिन तब आप ये कहोगे कि नहीं ठीक है, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई फंड्स एंड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एफटीएक्स के बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत सारा डाउनलोड मिलेगा, काफी सारा मीडिया, अब जो लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि इसको ना इस तरीके से लड़ाई को दिखा रहे हैं कि इट वाज बाइनेंस वर्सेस एफटीएक्स, या अब पर्सनल लड़ाई की बारे पोजीशन कर रहा है मीडिया। मुझे नहीं पता है क्यों कर रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति है। तो जैसे इसमें कर रहे हैं सैम बैंकमैन फ्रीड वर्सेस सीजी, सीजी, और अब ये करते करते इसको ले आएंगे अमेरिका वर्सेस चाइना। सैम बैंकमैन फ्रीड जो था वो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर था, और सीजी जो था वो चाइनीज एंटरप्रेन्योर था, चाइनीज ओरिजिन का है, चाइना का है नहीं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये पोजीशन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये पॉलिटिशियंस की मजबूरी हो, क्योंकि जब छानबीन होगी तो उसके अंदर ये भी पता लगा है कि सैम बैnkman-फ्रिड ने काफ़ी पैसा पॉलिटिशियंस को कैंपेन के दौरान भी दिया था, उनको इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो हो सकता है कि ये उनकी मजबूरी हो, इस केस को चाइना वर्सेस अमेरिका का इश्यू बनाने में देर नहीं लगेगी। काफ़ी सारा मीडिया ऑलरेडी उनके हेडलाइंस में चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे पोजिशनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सीजी ने किया है, या सीजी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि यूएस कांग्रेस के अंदर सीजी ये यूएस कांग्रेस की एक कमेटी ये भी इन्वेस्ट करेगी कि इसमें सीजी का क्या रोल है, बाइनेंस का क्या रोल है। आने वाले दिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको भ्रमित नहीं रहना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है कि इन चीज़ों से, ऐसे एपिसोड से आपको सीखने की ज़रूरत है और आगे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे भी ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे। तब तक दोबारा मिलते हैं। वेब3 की दुनिया के शो पे हम रेगुलरली ये सारा कंटेंट हम कवर करते हैं, और अगर आपको सेल्फ कस्टडी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वेब3 की दुनिया का लास्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे लास्ट वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे ये अनोखे तथ्य, आपको क्या क्या, आपकी क्या फीलिंग आ रही है, आप कुछ अगर आपके दिल में है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।